विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, ऑप्टिक्स की यूनिट सर्किट इंटरफेरेंस का अपना एक लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। आपने पहले अनेक तुल्यकारी स्रोतों से प्राप्त तरंगों का व्यतिकरण के बारे में हम पहले देख चुके थे, इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। अब हम आगे स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या क्या होने चाहिए, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, स्पष्ट तथा स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्न प्रतिबंध है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति समान होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। दूसरा, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात इनमें उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर नियत होनी चाहिए। नंबर 3, दोनों स्रोतों से उत्पन्न तरंगों से एक ही सरल रेखा के अनुदिश विक्षोभ प्रेक्षण बिंदु पर अध्यारोपित होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए ताकि समपोषी व विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां स्पष्ट दिखाई दें, अर्थात फ्रिंजों के मध्य विपर्यास कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो। 5वां, यदि तरंगें ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। 6, दोनों तरंगों के बीच पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थानिक कला संबद्धता नहीं होगी। ये जो 6 है स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त करने की विधियां। कला संबद्ध स्रोत को प्रकाश के व्यतिकरण हेतु कला संबद्ध स्रोत निम्न 2 विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, एक दूसरा आयाम के विभाजन द्वारा। पहला आयाम तरंगाग्र के विभाजन बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इस विधि में परावर्तन या अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगाग्र को 2 तरंगाग्रों में विभाजित किया जाता है और ये विभाजित तरंगाग्र भिन्न प्रकाशिक पथ तय करके उन्हें लघु कोण बनाते हुए अध्यारोपित होते हैं। इसे परावर्तन या अपवर्तन द्वारा दोनों तरंगाग्र को विभाजित करते हैं और विभाजित तरंगाग्र भिन्न भिन्न प्रकाशिक पथ तय करने के पुनः लघु कोण बनाते हुए अध्यारोपित होते हैं और व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। तरंगाग्र के ये 2 भाग 2 आभासी कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगाग्र के तुल्य होते हैं। इस विधि के लिए आवश्यक होता है कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत या संकीर्ण स्रोत होना चाहिए। व्यतिकरण के यंग द्विछिद्र प्रयोग तथा फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग में इसी विधि का उपयोग किया जाता है। सेकंड है आयाम के विभाजन द्वारा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस विधि में आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगों के आयाम को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तथा विशेष व्यवस्था द्वारा आयाम के ये विभाजित भाग पुनर्अध्यारोपित होते हैं, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। इस विधि के लिए ये आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत एक विस्तृत स्रोत होना चाहिए, जबकि इसमें प्रकाश स्रोत जो है नैरो या बिंदुवत संकीर्ण होना चाहिए, जबकि इसमें विस्तृत होना चाहिए।
व्यतिकरण के अध्ययन हेतु प्रयुक्त थिन फिल्म न्यूटन वले माइकलसन व्यतिकरण मापी इसके उदाहरण हैं। अब हम फ्रेनेल का द्वीप प्रिज्म देखते हैं। इसमें तरंगाग्र विभाजन होता है, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, जिसका एग्जाम्पल है फ्रेनेल का द्वीप प्रिज्म और यंग का दी स्लिट प्रयोग। ये इसका डायग्राम है। ये ABC प्रिज्म है, S एक स्रोत है, इस पर ये दो S1 S2 दो कला संबद्ध आभासी स्रोत हैं, जिनके मध्य की दूरी D है। PQ एक पर्दा है और स्रोत से प्रिज्म के मध्य की दूरी A है। स्रोत से पर्दे की मध्य की दूरी कैपिटल D है और प्रिज्म से पर्दे के मध्य की दूरी स्मॉल b है। एल्फा प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो फ्रेनेल के द्वीप प्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये प्रिज्म है, इसके अपवर्तन द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत S1 S2 होते हैं, ये प्राप्त करते हैं, फिर आपका व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसके अपवर्तन कोणों के मान बराबर तथा बहुत लघु होते हैं। इन कोणों का मान लगभग आधा डिग्री या 30 मिनट होता है। द्वीप प्रिज्म वास्तव में एक कांच की प्लेट को घिसकर और पॉलिश करके एक प्रिज्म के रूप में तैयार किया जाता है। व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए सोडियम लैंप से एक वर्णीय प्रकाश से एक ऊर्ध्वाधर संकीर्ण स्लिट S को आलोकित किया जाता है। द्वीप प्रिज्म को इस स्लिट के आगे इस प्रकार रखते हैं कि प्रिज्म की बीच की कोर ये ऊर्ध्वाधर स्लिट के ये समांतर रहे और ये पृष्ठ के लंबवत रहे। ये पृष्ठ के तो लंबवत है, ये इस पृष्ठ के लंबवत और इसके समांतर आ जाएंगे। जब स्रोत S से उत्सर्जित बेलनाकार तरंगाग्र द्वीप प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB BC पर गिरते हैं तो तरंगाग्र के आधे भाग का अपवर्तन AB पृष्ठ द्वारा होता है और शेष आधे भाग का अपवर्तन BC पृष्ठ द्वारा होता है। अपवर्तित किरणें ये पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर S1 व S2 से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार S के दो आभासी प्रतिबिंब S1 व S2 बन जाते हैं। S1 व S2 से अपसारित डायवर्जेंट होने वाली प्रकाश किरणें अतिव्यापन क्षेत्र में, यह अतिव्यापन क्षेत्र है, में प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में एक समान चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती है। इन फ्रिंजों को एक नेत्रिका के क्रॉस तार पर फोकसित करके देखा जाता है। निम्न चित्र में
व्यतिकरण के प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है। फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये एक टेबल है। फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक उपकरण दिखाया गया है। SO एक वर्णीय स्रोत है, ये S एक स्लिट है, B एक प्रिज्म है, L उत्तर लेंस है और ये E एक नेत्रिका है। माना कि ये आपका प्रिज्म, ये डेल्टा, प्रिज्म की स्रोत से दूरी a है, S1 S2 के मध्य की दूरी d होती है, तो S1 की मध्य की दूरी d/2। स्रोत से प्रिज्म पर प्रकाश डाला जाता है और ये इसको पीछे बढ़ाया अपवर्तित को, और पीछे बढ़ा करके ये वापस इधर आई, इधर वाली इधर जाएगी, ये स्रोत है। तो माना द्विप्रिज्म की अपवर्तक करों AB ये BC द्वारा प्रकाश किरण के मार्ग में उत्पन्न जो विचलन कोण है वह डेल्टा है, और प्रत्येक प्रिज्म कोण एल्फा, ये प्रिज्म कोण एल्फा है। अपवर्तनांक म्यू हो तो विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू एल्फा म्यू -1। यदि स्लिट S तथा द्विप्रिज्म के मध्य की दूरी a है, तो इस डायग्राम के अनुसार d/2 इक्वल टू a tan डेल्टा। a tan डेल्टा हो जाएगा, a डेल्टा इक्वल टू a म्यू -1 एल्फा। a डेल्टा की वैल्यू आपने ये रख दी। डेल्टा बहुत कम होने पर tan डेल्टा एक्सप्रोक्सीमेट टू डेल्टा के बराबर हो जाएगा, और d/2 इनके मध्य की दूरी है, स्रोत व सोर्स के मध्य की दूरी। यदि द्विप्रिज्म एवं पर्दे के बीच की दूरी, द्विप्रिज्म और पर्दे के मध्य की दूरी b है, तो स्लिट S से पर्दे की दूरी जो कैपिटल D है वह a प्लस b के बराबर हो जाएगी। यदि व्यतिकरण से उत्पन्न फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा है, तो बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D/d होता है। कैपिटल D व स्मॉल d का मान इसमें रख दो। कैपिटल D का तो आ गया a प्लस b, स्मॉल d का आ गया 2a म्यू -1 एल्फा। तो लेम्डा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहां से बीटा d अपॉन d, बीटा d अपॉन d। रिंग चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेम्डा कैपिटल D अपॉन d होता है, तो स्मॉल d की वैल्यू आपके पास, लेम्डा की वैल्यू बीटा स्मॉल d अपॉन d हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा। तो बीटा a एल्फा म्यू व b के मान ज्ञात होने पर एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की परिकल्पना की जा सकती है। यदि प्रिज्म का कोण एल्फा ज्ञात न हो तो निम्न प्रकाशीय विधि द्वारा का उपयोग कर d का मान ज्ञात किया जा सकता है। d का मान ज्ञात करने के लिए ये दूसरी विधि है। कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी के मापन की एक प्रकाशीय विधि है।
विस्थापन विधि से भी कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी d ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को द्विप्रिज्म तथा नेत्रिका के बीच रखा जाता है। स्लिट व नेत्रिका के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक रखी जाती है। ये S1 S2 D कैपिटल 2 लेंस है, L1 L2, और ये आपका S1 S2 ये दूसरे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। इनके मध्य की दूरी है D1, ये इनके मध्य की दूरी है D2 है, इन दोनों के मध्य की दूरी। तो जो कैपिटल D होगी वह स्लिट व नेत्रिका के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से 4 गुना अधिक रखी जाती है। प्रकाशीय बेंच पर उत्तल लेंस को खिसकाकर इसकी 2 स्थितियां L1 L2 प्राप्त की जाती है, जिससे S1 S2 के वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका में दिखाई दें। सूक्ष्मदर्शी के क्रॉस तार पर बनने वाले इन प्रतिबिंब के बीच की दूरियां माइक्रोमीटर स्केल की सहायता से क्रमशः D1 D2 ज्ञात कर ली जाती है। लेंस की प्रथम स्थिति L1 के लिए रैखिक आवर्धन के सूत्र से D1/D = V/U के बराबर होता है, और द्वितीय लेंस की स्थिति L2 में नेत्रिका में स्पष्ट प्रतिबिंब तभी बनते हैं जब U व V परस्पर बदल जाते हैं। तो D2/D यहाँ U की जगह V हो जाएगा, V की जगह U हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दो, तो गुणा करने पर ये D1/D × D2/D = UV/UV = 1 आ जाएगा। तो D से D² = D1 × D2 और D = √D1/D2। अब सूत्र लैम्ब्डा = βD/D का उपयोग कर तरंग दैर्ध्य का परिकलन कर सकते हैं। प्रयोग की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए निम्न आवश्यक बातें होती है। लैम्ब्डा D का मान अधिक होना चाहिए कैपिटल D का, जहां तक नेत्रिका द्वारा फ्रिंजें स्पष्ट दिखाई देती है। स्मॉल d का मान कम होना चाहिए, इसलिए कि द्विप्रिज्म कोण अल्फा अत्यंत लघु लेते हैं। D = 2a अल्फा म्यू -1। स्लिट की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए, क्योंकि स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने से फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है। चमकीली और काली फ्रिंजों के मध्य विपर्यास कम होना चाहिए। कला संबद्धता प्रभावित होती है, जिससे कि फ्रिंजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यदि स्लिट की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई की स्लिट की चौड़ाई D/2 स्लिट की चौड़ाई यदि स्लिट की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई की आधी कर दी जाए तो फ्रिंजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तथा पर्दे पर लगभग एक समान तीव्रता सभी जगहों पर प्राप्त होती है। अब द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। जब श्वेत प्रकाश में अनेक रंग होते हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य 4 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जब द्विप्रिज्म के स्लिट को श्वेत प्रकाश से अवलोकित करते हैं तो द्विप्रिज्म के सभी अपवर्तन के पश्चात 2 कला संबद्ध काल्पनिक प्रतिबिंब S1 S2 प्राप्त होते हैं। सभी तरंगदैर्ध्यों वाली तरंगों से पर्दों पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, जिससे फ्रिंजों की चौड़ाई तरंगदैर्ध्य पर निर्भर होने के कारण अलग अलग होती है। अतः पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप का रूप निम्न होगा। केंद्रीय फ्रिंज शून्य कोटि की फ्रिंज श्वेत प्राप्त होती है। S1 S2 के
से केंद्र तक पहुंचने वाली सभी तरंगों के लिए पथांतर शून्य होता है। अतः सब रंगों की प्रदीप्त फ्रिंजों का केंद्र पर अतिव्यापन होगा और परिणामी प्रदीप्त फ्रिंज श्वेत हो जाएगी। काली फ्रिंजों का बाहर का किनारा बैंगनी तथा अंदर का किनारा लाल होता है। उच्च क्रम की फ्रिंजें जिनका n का मान अधिक होता है के स्थान पर एक समान प्रदीप्त क्षेत्र दिखाई देगा, क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों का उस क्षेत्र में अतिव्यापन होता है। फ्रिंजों की चौड़ाई असमान प्राप्त होती है। द्विप्रिज्म के प्रयोग में शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान कैसे करेंगे? द्विप्रिज्म के प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश में शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करके किया जाता है, क्योंकि द्विप्रिज्म से श्वेत प्रकाश की प्राप्त फ्रिंजों में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज शून्य क्रम की होती है और इस प्रकार से द्विप्रिज्म से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप में जिस स्थान पर श्वेत की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है, वहीं पर एक वर्णीय प्रकाश से बनने वाली फ्रिंज शून्य क्रम की फ्रिंज होती है। इस प्रकार से शून्य क्रम की फ्रिंज की पहचान की जाती है। अब इसके जो आगे है द्विप्रिज्म के द्वारा मोटाई ज्ञात करना, ये हम देखते हैं। इस प्रयोग में श्वेत प्रकाश प्रयुक्त कर द्विप्रिज्म से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। माना सामान्य अवस्था में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज जो श्वेत होती है उसकी स्थिति P0 है। जब S1 S2 से चलने वाली द्वितीय तरंगाग्र में से एक के पथ में T मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी पतली फिल्म रख दी जाती है, तो पथांतर में परिवर्तन से केंद्रीय चमकीली फ्रिंज P0 से विस्थापित होकर के P1 पर चली जाती है। माना फ्रिंज विस्थापन x हो तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में S1 S2 स्रोत है, P0 चमकीली फ्रिंज है, इसके बीच में एक पतली फ्रिंज रखकर के ये फ्रिंज यहाँ चली जाती है P1 पर, और ये जो फ्रिंज का जो विस्थापन है वह x है। तो T मोटाई की फिल्म के कारण उत्पन्न जो पथांतर होगा म्यू T माइनस T कॉमन म्यू माइनस 1, क्योंकि माध्यम में T दूरी वायु में म्यू T दूरी के तुल्य होगी, तो पर्दे के केंद्र से S दूरी पर जो पथांतर होगा S1 S2P माइनस S1P इक्वल टू SD अपॉन D होगा पथांतर। तो T ये जो दूरी आई T म्यू माइनस 1 SD अपॉन D, तो स्मॉल जो T है फ्रिंज की ये फिल्म की जो मोटाई है वो आ जाएगी XD और D म्यू माइनस 1। यदि इस विस्थापित स्थिति पर तरंग धैर्य लेमड़ा के NV चमकीली फ्रिंज बनती है, तो यह पथांतर n लेमड़ा के तुल्य होगा। अतः यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन NV चमकीली फ्रिंज के स्थापन पर हुआ है, तो यह आपका आ जाएगा T म्यू माइनस 1 इक्वल टू ये n लेमड़ा पथांतर के तुल्य होगा और T की वैल्यू n लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस 1 होगी। इसी प्रकार यदि केंद्रीय फ्रिंज का NV अधिक फ्रिंज के स्थान पर हुआ है, तो T इक्वल टू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 होगा अधिक फ्रिंज के लिए। तो ये T जो पथांतर है म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 के बराबर होगा, वहाँ n लेमड़ा के बराबर था। तो T इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 माइनस 2n माइनस 1 लेमड़ा 2 म्यू माइनस 1 होगा। समीकरण 1 व 2 का उपयोग कर के फिल्म की मोटाई T अथवा T व लेमड़ा ज्ञात होने पर
प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पतली फिल्म में जो व्यतिकरण है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और देखते रहिए।